एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए एक और नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यिंग को देखते हैं, जिसे उसके डैड ने एक वांग नाम के आदमी को बेच दिया था और अब वांग यिंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर यिंग वांग की आंखों पे वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यिंग वांग से बचने के लिए ऊपर भाग जाती है, पर वांग भी वहाँ उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वांग यिंग को कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकती, तो उसे चुपचाप वांग के पास आ जाना चाहिए। पर वांग हिम्मत करके ऊपर से नीचे कूद जाती है और जैसे ही वो जमीन से टकराने वाली थी, तभी हमारे मेन लीड मू की कार वहाँ से जा रही थी और यांग उसके ऊपर गिरती है, जिससे वो बच जाती है। फिर यांग मू से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर मू का सेक्रेटरी यांग को सुनाकर कार को आगे ले जाता है, जब तक वांग भी अपने आदमियों के साथ नीचे आ जाता है और फिर यांग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी मू अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मू असल में चल नहीं सकता और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। पर फिर मू का सेक्रेटरी वांग के सभी आदमियों को पीट देता है और मो भी वांग को गोली मार देता है। फिर यांग मू को थैंक्स करने के लिए उसके पास जाती है और वो उसी के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मो यिंग को अपने साथ कार में ले जाने लगता है। जैसे ही यिंग को होश आता है, वो मो के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर मो उसे रोकने की कोशिश करता है। पर यिंग मो को बताती है कि वांग ने यिंग को ड्रग्स दिए हैं और अगर मो ने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएगी। तो फिर मो भी यिंग की बात मान लेता है और फिर वे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। फिर मो यिंग को अपने घर ले आता है और हम मो की कुछ सर्वेंट्स को बातें करते हुए सुनते हैं, जो बोल रही थी कि मिस्टर मो को तो लड़कियों से एलर्जी होती है, तो वे इस लड़की के इतने क्लोज कैसे आ रहे हैं। फिर मो यिंग को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बताता है कि यिंग ठीक है और जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर मो को भी चेक करता है और कहता है कि मो ने ये कैसे किया, क्योंकि मो की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा ठीक हो गई है। फिर मो को याद आता है एक महान डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसकी एलर्जी किसी दवाई से ठीक नहीं होगी, बल्कि जब उसे उसकी पसंद की लड़की मिल जाएगी तो मो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और मो को लग रहा था कि यांग ही वो लड़की है जिससे मो की किस्मत जुड़ी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद मो का सेक्रेटरी आकर मो को यिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो लुओ ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है और वो बताता है कि उसके डैड ने वांग से काफी पैसे भी उधार लिए हैं, जिसे सुनकर मो को समझ आने लगता है। पर फिर वो सेक्रेटरी को यिंग के बारे में और भी पता लगाने को कहता है। अगले दिन जैसे ही यिंग की आंखें खुलती है, वो देखती है कि मो उसके सामने ही बैठा हुआ था। यिंग इससे शर्माने लगती है और जल्दी उठने की कोशिश करती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो मो के ऊपर गिर जाती है। फिर यिंग जल्दी से खड़ी हो जाती है और मो को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। पर मो यिंग को रोकता है और कहता है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि मो उससे शादी करना चाहता है। जिसे सुनकर यिंग थोड़ा घबरा जाती है और मो से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। तो फिर मो बताता है कि वो उसे अच्छे से जानता है, उसका नाम लुओ यिंग है और वो लुओ किंशान की बेटी है। फिर मो उसे अपना नाम बताता है, जिसे सुन के यिंग शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मो यहाँ का सबसे रिच आदमी है। फिर मो यिंग को अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर बोलता है कि अगर यिंग मो से शादी करेगी तो वो उसके क्रेडिट कार्ड को कैसे भी यूज कर सकती है। फिर यिंग अपने मन में सोचती है कि अगर वो मो से शादी कर लेगी
तो उसके डैड और उसके स्टेप मॉम फिर उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। तो फिर यिंग मू से शादी करने के लिए मान जाती है, पर वो मू के सामने 2 शर्तें रखती है। मू यिंग से पूछता है कि वो क्या चाहती है। यिंग कहती है कि पहले तो वो ये चाहती है कि उसकी मैरिज को अभी सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि अभी उनकी एज में काफी गैप है, और दूसरा वो ये चाहती है कि अगर यिंग की फैमिली उसे फिर से परेशान करने आएगी तो मो को ही यिंग को बचाना होगा। जिसे सुन के मो मान जाता है और कहता है कि वो यिंग को हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। फिर मो यिंग को अपने मॉम से मिलाने के लिए ले जाता है। मिस मो यिंग को देख के बहुत खुश होती है और फिर मिस मो यिंग को अपना ब्रेसलेट देने लगती है और बताती है कि ये ब्रेसलेट उनकी फैमिली में सभी के पास होता है। पर तभी वहाँ पर मिस मो की सिस्टर इन लॉ सकूरा आ जाती है और सकूरा यिंग को डांटने लगती है और वो कहती है कि यिंग उस ब्रेसलेट के लायक नहीं है। फिर वो ये तक बोल देती है कि डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि मो 3 साल तक ही जिंदा रहेगा। जिसे सुनते ही यिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सकूरा को सुनाने लगती है। फिर मो भी सकूरा को वार्न करता है, फिर कभी भी यिंग को कुछ बुरा कहा तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी मो को एक फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाता है उसे पता चलता है कि उसके दादाजी को फिर से स्ट्रोक आ गया है। जिसे सुन के वे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर भागते हुए मो और यिंग मो के ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं, जहां मो का ब्रदर शाओ चैंग और सकूरा भी आती है। जैसे ही वे सभी वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मो के ग्रैंडफादर के हेड में ब्लड जम गया है और अगर उनकी सर्जरी नहीं की गई तो वो मर जाएंगे। पर फिर वो कहते हैं कि सर्जरी में भी सिर्फ 30% की ही चांस है कि वे जिंदा बच पाएंगे। ये सुन के वो सभी टेंशन में आ जाते हैं। पर फिर सकूरा डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कहती है। इधर यिंग सोच रही थी कि अगर ग्रैंडफादर को कुछ हो गया तो मो के फैमिली वाले मो से ही उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तक ग्रैंडफादर ने मो को अपना वारिस नहीं बनाया है। फिर तो मो के लिए खुद की हेल्प करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो यिंग को उसकी मॉम डैड से कैसे बचाएगा। तो वो डिसाइड करती है कि वो ग्रैंडफादर को मरने नहीं दे सकती। तो फिर वो सबको बताती है कि वो ग्रैंडफादर को बिना सर्जरी के ठीक कर सकती है। जिसे सुन के सभी उसे पागल कहते हैं और मिस मो भी उसे ऐसा करने से मना करती है। पर फिर यिंग बताती है कि उसने एक एंशिएंट टेक्निक सीखी है जिससे कि वो जमे हुए ब्लड को निकाल सकती है। फिर मो यिंग की बातों पर यकीन करता है और यिंग के लिए सिल्वर निडल मंगवाता है, जबकि सकूरा कहती है कि अगर ग्रैंडफादर को कुछ भी हुआ तो वो मो और यिंग दोनों को ही जेल भेज देगी। पर यिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और यिंग ग्रैंडफादर का इलाज करने लगती है। फिर जैसे ही यिंग उसके सर में निडल लगाती है वहाँ से खून निकलने लगता है और उन सबको ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर मर गए और वे सभी मू और यिंग को पुलिस में डालने के लिए कहते हैं। पर यिंग उन सबको चुप कराती है और कहती है कि ग्रैंडफादर को कुछ नहीं हुआ है और वो अभी 3 सेकंड में ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ग्रैंडफादर को होश आ जाता है और फिर वो सकूरा और शाओ चैंग को यिंग से माफी मांगने के लिए बोलते हैं और यिंग की तारीफें करने लगते हैं। फिर वे शाओ चैंग को उसका हॉस्पिटल यिंग के नाम करने के लिए कहते हैं, जिसे सुन के शाओ चैंग और सकूरा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, पर मजबूरन उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। फिर शाओ चैंग यिंग के पास जाकर उससे कहता है कि अगर यिंग को हॉस्पिटल चलाने में उसकी मदद चाहिए तो वो खुशी खुशी उसकी मदद करेगा। यिंग भी स्माइल करके उसे थैंक्स कहती है, पर तभी मो यिंग को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि यिंग की हेल्प करने के लिए मो ही काफी है। फिर मो और यिंग वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मो यिंग पे गुस्सा करता है और कहता है कि यिंग शाओ चैंग की ओर स्माइल क्यों कर रही थी, जिसे सुन के यिंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो मो से पूछती है कि इसमें क्या दिक्कत है, जिस पे मो बताता है कि यिंग को मो के अलावा किसी और को देख के स्माइल नहीं करना चाहिए, जिसे सुन के यिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये क्या बात हुई। तो फिर यिंग मो का कार्ड उसे वापस करने लगती है और कहती है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी, पर मो उसे रोकता है और यिंग से सॉरी कहता है
है। वो कहते हैं कि यिंग भी आगे से डिवोर्स की बात कभी न करे। फिर मो यिंग को वहाँ से घर ले आता है। घर आने के बाद मो यिंग को सरप्राइज देते हैं। यहाँ वो यिंग के लिए सबसे अच्छे कपड़े और जूते मंगवाता है, जिसे देख के यिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यिंग मो को यिंग की उन कपड़ों के साथ फोटो क्लिक करने के लिए कहता है और मो भी खुशी खुशी यिंग की फोटो क्लिक करने लगता है। फिर वहाँ से यिंग मो को रूम तक ले जाती है। तो वहाँ फिर यिंग दूसरे रूम में जाने की बात करती है, तो मो उसे कहता है कि यिंग मो के साथ उसके रूम में ही रहेगी, जिसे सुन के यिंग शुरुआत में तो थोड़ी शर्माती है, पर फिर वो मो के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ मो यिंग से कहता है कि वो सोफे पर सोएगा और यिंग बेड पर सो सकती है। फिर यिंग मो से पूछती है कि अगर मो चाहे तो यिंग उसकी मदद कर सकती है। फिर यिंग मो को ब्रश करवाने के लिए बाथरूम में लेकर जाती है। फिर वो मो को नहलाने की बात करती है। वो कहती है कि वो मो को टब में डाल देगी, पर फिर जैसे ही मो यिंग को मो के कपड़े उतारने के लिए बोलता है तो वो घबरा जाती है, जहाँ फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर मो यिंग के हाथ पकड़ लेता है। पर तभी यिंग का पैर फिसल जाता है और वो मो के ऊपर बैठ जाती है, तो फिर मो यिंग को वहाँ से भेज देता है। फिर यिंग और मो सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ जब मो सोफे पर सो रहा था तो यिंग उससे पूछती है कि क्या इससे उसके पैरों में दर्द हो रहा है, जिस पे मो मना करता है और कहता है कि वो अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर सकता, जिसे सुन के यिंग को बुरा लगता है और वो मो को उसके साथ बेड पर ही सोने के लिए कहती है। फिर वे दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। फिर यिंग मो से पूछती है कि पैरों की ये हालत किस वजह से हुई है, तो वो बताता है कि ये सब उसके एक भाई ने किया है, जिसे सुन के यिंग को बहुत गुस्सा आता है और यिंग कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी, पर वो बताता है कि उसके भाई को पहले ही सजा मिल चुकी है, इसीलिए यिंग को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि यिंग की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर जिनजन यिंग की ही बात कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है कि मिस्टर वान यिंग को अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे, पर तभी जिनजन अपना फोन देखती है, जहां वो यिंग की फोटो देखती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मिस्टर वांग यिंग को इतने महंगे कपड़े क्यों दिला रहा है। वो दोनों ये सोच ही रही थी कि तभी वांग वहाँ आता है और उन सभी पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि यिंग उसकी आंख फोड़कर भाग गई और अब वांग उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। यिंग की मॉम कहती है कि वांग को तो यिंग को सबक सिखाना चाहिए, तो वो उन्हें क्यों परेशान कर रहा है, जिस पे वांग कहता है कि यिंग मो के साथ है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर तभी यिंग के डैड वहाँ आते हैं और वांग अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहता है। मारने के बाद वांग यिंग के डैड को उसे 100 मिलियन देने के लिए कहता है और अगर उन्होंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वांग उन्हें नहीं छोड़ेगा। मिस्टर लुओ बोलते हैं कि वो इतने पैसे नहीं दे सकते। ये सुन के वांग यिंग की स्टेप सिस्टर जिनजान को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी जिनजान वांग को रोकती है और कहती है कि वो वांग को 3 दिन में पैसे दे देगी। फिर वांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मो यिंग और मिस मो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ यिंग मिस मो से कहती है कि वो मो के पैरों को ठीक कर सकती है, जिसे सुनते ही मिस मो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यिंग कहती है कि वो समझ गई है कि उसे क्या करना है, जिसे सुनते ही मिस मो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर मो का सेक्रेटरी यिंग के कान में कहता है कि मिस मो की हालत बहुत खराब है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर यिंग कहती है कि नहीं, वो मो को ठीक कर सकती है। फिर मो भी मान जाता है। तो बाद में मो यिंग को अपने पैर दिखाता है और यिंग कहती है कि वो समझ गई है कि उसे क्या करना है। फिर वो अंदर से दवाई लेकर आती है और मो के पैरों में लगाने लगती है। फिर यिंग मो के लिए और भी दवाई लाने के लिए बाहर जाने लगती है, तो मो यिंग से कहता है कि उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और वो कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, पर यिंग मो को मना करती है और कहती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। वो मो को किस करके
वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही येंग मार्केट की ओर जाने लगती है, एक आदमी उसे पीछे से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे येंग की बहन जिनजान के पास लेकर जाता है। इधर जैसे ही येंग को होश आता है, उसके और जिनजान के बीच में बहस होने लगती है और जिनजान येंग से कहती है मू फैमिली को येंग की कोई फिक्र नहीं है और वो तो येंग के लिए पैसे भी नहीं दे सकते। ये सुनकर येंग को बहुत बुरा लगता है। फिर जिनजान अपने आदमियों को येंग को लेकर वांग के पास वापस ले जाने के लिए बोलती है। जैसे ही वे येंग को पकड़ने वाले थे, येंग अपनी रस्सी खोल लेती है और फिर जिनजान के आदमियों को पीटने लगती है। तभी मो भी वहाँ आ जाता है और फिर एकदम जिनजान के आदमी येंग को मारने ही वाले थे कि तभी मुंह खड़ा हो जाता है और येंग को बचाने लगता है। मुंह को खड़ा देखकर येंग और मुंह का सेक्रेटरी बहुत खुश होते हैं। फिर मुंह अपने सेक्रेटरी को जिनजान को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और फिर वो येंग को लेकर घर आ जाता है। पर येंग जिनजान की बातों की वजह से मुंह से बात नहीं करती, तो मुंह येंग से पूछता है कि येंग को क्या हुआ। तो वो मुंह को कहती है कि जिनजान ने उसे बताया कि जब जिनजान ने मो को फोन किया था तो उसने येंग के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुनकर मो समझ जाता है कि जिनजान ने मो की जगह साओ चेंग को फोन किया था और मो ने उसे इस बात की सजा भी दी है, जिससे येंग खुश हो जाती है और मो को किस करने लगती है। तभी वहाँ मिस मो आती है और मो से पूछती है कि क्या सच में मो के पैर ठीक हो गए। फिर मो उसकी मोम को चल के दिखाता है और फिर मो को चलते हुए देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर येंग बताती है कि अगर मो येंग की दवाई लगाता रहेगा तो वो जल्द ही और लोगों की तरह भाग पाएगा, जिसे सुनकर मो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन येंग बैठी हुई थी, तभी उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर जिनजान वहाँ आते हैं और येंग पर चिल्लाने लगते हैं। येंग के डैड येंग को कहते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है, जिस पे येंग उन्हें कहती है कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, जबकि जिनजान ने उसे किडनैप किया था। पर येंग के डैड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते कि तभी मो वहाँ पर आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर जिनजान और उसकी मॉम मो के सामने येंग की बुराई करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि येंग की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मो ने उसे अपने घर में क्यों रखा हुआ है। मो कहता है कि उसे पता है, पर वो अब से मो की वाइफ है, जिसे सुनकर जिनजान और उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। फिर येंग अपने मॉम डैड को अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है, जिसे देख के येंग का डैड येंग की साइड हो जाता है और कहता है कि अब वो वांग के 100 मिलियन दे पाएगा, पर येंग उन्हें अपना कार्ड देने से मना कर देती है। तभी मो बताता है कि मो ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा है और जल्दी ही उन्हें वो मिल जाएगा। तभी येंग के डैड को एक फोन आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मो ग्रुप अब लुओ ग्रुप से कोई बिजनेस नहीं करेगा, जिसे सुनते ही येंग के डैड येंग और मो से माफी मांगने लगते हैं, पर येंग उन्हें माफ नहीं करती और फिर मो अपने सेक्रेटरी को बोलकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर जैसे ही मिस मो को इस बारे में पता चलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, पर फिर येंग उन्हें शांत कराती है और मिस मो येंग को एक नेकलेस देती है। वो कहती है कि आज से येंग उनकी बेटी है। फिर वहाँ से मो और येंग दोनों ही ग्रैंडफादर को दवाई देने के लिए जाते हैं, पर पहले सिर्फ येंग अकेली अंदर जाती है, जहाँ जब वो ग्रैंडफादर को उसकी बनाई हुई दवाई देने लगती है, तो सकुरा और साओ चेंग दोनों ही उसकी दवाई की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर येंग इतनी ही टैलेंटेड है तो वो अपने पति को ही ठीक क्यों नहीं कर देती। पर तभी मो अंदर आ जाता है और मो को अपने पैरों पर खड़ा देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मो अपने ग्रैंडफादर को येंग की दवाई के लिए सजेस्ट करता है। फिर ग्रैंडफादर भी येंग की दवाई को खुशी खुशी खा लेते हैं। शकुरा और साओ चेन वहाँ से बाहर आते हैं और बात कर रहे थे कि
ग्रैंडफादर हमेशा मो और येंग की ही साइड लेते हैं। उन्हें कुछ तो करना होगा वरना सब कुछ उनके हाथों से निकल जाएगा। फिर येंग बाहर आती है और तभी सकुरा उसके पास आती है। वो येंग को बताती है वो जो लड़की नीचे मो के साथ खड़ी है वो रोज़ोई है, सू फैमिली की बेटी, और मो भी उसे बहुत पसंद करता है। पर फिर येंग सकुरा की बातों को इग्नोर करके नीचे आ जाती है। जहाँ जब सू मो से पूछती है कि उसके पैर कैसे ठीक हुए तो येंग वहाँ आती है और बताती है कि उसने ही मो के पैरों को ठीक किया है। फिर सू पूछती है कि ये कौन है तो मो बताता है कि येंग उसकी वाइफ है, जिसे सुनकर सू तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी मो को पसंद करती थी और वो खुद मो से शादी करना चाहती थी। फिर सू मो से पूछती है कि येंग ने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से की है, पर येंग कहती है कि उसने कहीं से डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है, जिसे सुन के सू येंग को सुनाती है और कहती है कि बिना पढ़ाई किए वो कैसे ग्रैंडफादर और मो का इलाज कर सकती है। फिर सकुरा सू को वो दवाई दिखाती है जिसे येंग ने ग्रैंडफादर के लिए बनाया था। जैसे ही सू उन दवाइयों को देखती है वो कहती है ये दवाई ग्रैंडफादर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इनका कोई मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ है। फिर सू कहती है कि आज से वो ही ग्रैंडफादर का इलाज करेगी, पर येंग उसे मना करने की कोशिश करती है, पर सकुरा भी यहाँ सू की ही साइड लेती है। फिर सू ग्रैंडफादर से कहती है कि वो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर देगी। ग्रैंडफादर कहती है कि वे भी जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो क्यों न सू एक बार ट्राई कर ही ले। ये सुनकर येंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। मो येंग के पीछे पीछे आता है। फिर येंग मो से गुस्सा होती है और कहती है कि उसे भी सू से ही इलाज करवाना चाहिए क्योंकि मैं तो उन्हें गलत दवाई देती हूँ। जिसे सुनकर मो हंसता है और येंग को मनाने की कोशिश करता है। वो येंग से कहता है कि वो येंग की दवाई ही लेगा, पर येंग कहती है कि मो सू के इतना क्लोज क्यों हो रहा है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर मो उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है। मो कहता है कि वो आगे से येंग के अलावा किसी के कभी भी क्लोज नहीं जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में हम मिस मो को देखते हैं जो कि मो और येंग के रूम के बाहर ही थी और उन्हें ऐसा लगता है कि मो और येंग अंदर कुछ कर रहे हैं, पर फिर जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है येंग तो सिर्फ मो के पैरों को मैनेज कर रही थी। फिर वहाँ से मिस मो और येंग दोनों ही ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, पर सकुरा और सू उन्हें ग्रैंडफादर से मिलने नहीं देती। वो कहती है कि ग्रैंडफादर सो गए हैं इसीलिए वो अभी उनसे नहीं मिल सकती। येंग सू से कहती है कि वो जानना चाहती है कि सू ग्रैंडफादर का कैसा इलाज कर रही है, जिस पे सू येंग से कहती है कि येंग को इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सू 3 दिन में ही ग्रैंडफादर को ठीक कर देगी। जिसे सुनकर येंग कहती है ये गलत है, अगर सू ग्रैंडफादर को ज्यादा पावरफुल दवाई देगी तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन सू और सकुरा येंग की कोई भी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर येंग और मिस मो वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी ग्रैंडफादर के डॉक्टर भागते हुए येंग के पास आते हैं और येंग को ग्रैंडफादर की जान बचाने के लिए कहते हैं। फिर मिस मो और येंग जल्दी से ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और फिर येंग सू से पूछती है कि उसने ग्रैंडफादर को कौन सी दवाई दी है, पर उल्टा सू येंग पर ही इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि येंग की दवाइयों का ही साइड इफेक्ट है, जिसे सुनकर येंग को गुस्सा आ जाता है। पर तभी वहाँ मो आता है और सू को चिल्लाकर दवाई बताने के लिए कहता है। तभी मिस मो बताती है कि ग्रैंडफादर बेहोश हो गए हैं, तो सू डरकर दवाइयाँ येंग को दिखा देती है। जैसे ही येंग उन दवाइयों का नाम पढ़ती है तो वो सू को डांटने लगती है कि ग्रैंडफादर को इतनी दवाई देना उनकी तबीयत को और ज्यादा खराब कर सकता है। फिर मिस मो येंग से पूछती है कि क्या अब वो ग्रैंडफादर को बचा सकती है, तो येंग मिस मो को फिक्र न करने के लिए कहती है और फिर अपनी दवाई ग्रैंडफादर को खिलाती है। वो कहती है कि अगले 10 सेकंड में ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे, तो सू कहती है कि ये नामुमकिन है, जिसके बाद वो लोग कौन करने लगती हैं और 10 सेकंड पूरे होते ही ग्रैंडफादर होश में आ जाते हैं, जिसे देखकर सू तो शॉक्ड हो जाती है। फिर ग्रैंडफादर सू को डांटते हैं और बोलते हैं कि आगे से मो फैमिली सू फैमिली के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी।
फिर ग्रैंडफादर यिंग को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि वे आज से मू फैमिली की 20% शेयर्स यिंग के नाम कर रहे हैं, जिसे सुन के सकूरा तो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो सू को मार लगती है। सू कहती है कि आप मुझे क्यों मार रही हैं? आपने ही तो मुझे यिंग और मू के रिश्ते को तोड़ने के लिए बुलाया था। ये सुनकर मो सकूरा को वहाँ से दूर भेज देता है और सू को उनके घर में कभी भी वापस न आने के लिए कहता है। फिर यिंग और वो वहाँ खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ फिर यिंग वॉशरूम के लिए जाती है। जहाँ जब वो बाहर आ रही थी उसे एक आदमी मिलता है जो कि यिंग की उसके डैड से बात करवाता है, जो कहती है कि वांग जिनजान को ले गया है और अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वांग जिनजान को नहीं छोड़ेगा। जिस पर यिंग कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो फोन को काट देती है और वहाँ से बाहर आती है। फिर वहाँ से यिंग और मो शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ यिंग पहले अंदर चली जाती है और जैसे ही वो एक ड्रेस चूज करती है तो वहाँ की सेल्स गर्ल यिंग से बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि यिंग उस ड्रेस को नहीं खरीद सकती, जिसे सुन के यिंग बताती है कि वो मो की वाइफ है। पर सेल्स गर्ल कहती है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि मिस मो की वाइफ तो ऑलरेडी अंदर शॉपिंग कर रही है। फिर तभी वहाँ मो आता है और उस लड़की को डांटने लगता है और कहते हैं कि यिंग ही उसकी वाइफ है। पर वो सेल्स गर्ल मो को भी सुनाने लगती है और उसे नकली बोलने लगती है। तभी अंदर से सू ड्रेस लेकर आती है, पर जैसे ही सू यिंग और मो को वहाँ देखती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और ड्रेस वापस करने लगती है। वो कहती है कि वो गलती से यहाँ आ गई थी। सेल्स गर्ल बताती है कि आपने ही तो खुद को मिस मो बताया था, जिसे सुनते ही सू मो और यिंग से माफी मांगने लगती है, जहाँ पर यिंग बताती है कि सू मो के एक्सीडेंट से पहले उसी के साथ रहती थी, पर जैसे ही मो का एक्सीडेंट हुआ तो वो उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई और अब जब मो ठीक हो गया है तो वो उसके लाइफ में वापस आना चाहती है। सू सोच रही थी कि यिंग को ये सारी बातें कैसे पता चली। फिर मो बोलता है कि सू की इस गलती की सजा उसकी फैमिली को मिलेगी, जहाँ फिर वो कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पर सू मो से माफी मांगती है और कहती है कि वो हमेशा के लिए अब्रॉड चली जाएगी, मो बस उसकी फैमिली को छोड़ दे, जिस पे मो मान जाता है। फिर सू वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद मो उस सेल्स गर्ल को नौकरी से निकाल देता है और फिर मो और वांग और यिंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मो यिंग से कहता है कि उसने यिंग के लिए एक बॉडीगार्ड रखा है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर यिंग वहाँ पर रोड क्रॉस करने लगती है। यिंग को वहाँ पे बस के पीछे अपना फ्रेंड जो उसे टीज करता है कि मो उसे कितना प्यार करता है। फिर यिंग उसको चुप कराती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर जैसे ही यिंग मुड़ती है वो मो को अपने पीछे देखती है और मो यिंग से उस बंदे के बारे में पूछने लगता है। यिंग कहती है कि वो बस उसका फ्रेंड है, पर मो उसकी बात नहीं सुनता और यिंग से उसका फोन छीन लेता है, जिससे यिंग को गुस्सा आ जाता है और वो मो को डिवोर्स देने के लिए बोल देती है। पर मो यिंग से उसका फोन ले लेता है। फिर यिंग वहाँ से चली जाती है। यिंग के जाने के बाद यिंग के फोन पर उसी बंदे का कॉल आता है, जिसकी वजह से यिंग और मो में लड़ाई हो जाती है और मो उससे पूछते हैं कि उसके और यिंग के बीच में क्या रिश्ता है, जिस पे वो बताती है कि यिंग ने बचपन में उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो यिंग को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। और मो को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर हम वांग को देखते हैं जो कि जिनजान को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और जिनजान की यहाँ बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तभी वहाँ पर यिंग आती है, पर उसने अपना फेस कैप से अच्छी तरह से ढक रखा था, इसीलिए वे उसे नहीं पहचान पाते हैं। फिर वो बोलती है कि जिनजान ने उसे हायर किया है ताकि वो वांग को मार दे, पर जिनजान मना करती है और कहती है कि वो उस लड़की को नहीं जानती। फिर यिंग और वांग के आदमियों में लड़ाई होने लगती है और यिंग उन सभी को पीट देती है। फिर यिंग जिनजान के पास जाकर उससे कहती है कि उसे जिनजान के डैड ने पैसे दिए हैं ताकि वो जिनजान को बचा सके,
पर तभी वांग बोलता है कि वो येंग को जिनजान से ज्यादा पैसे देगा, जिसे सुन के येंग सच में वहाँ से चली जाती है और वांग फिर से जिनजान को पकड़ लेता है। येंग वहाँ से बाहर आती है और रास्ते में उसको उसका एक फ्रेंड मिलता है जो कि उसी की तरह पैसे लेके लोगों को पीटता है। तो फिर येंग उसको फाइट के लिए चैलेंज करती है। और वहीं दूसरी तरफ मो का बॉडीगार्ड मो को फोन करके बताता है कि येंग कहीं गायब हो गई है और उसने एक लड़की को वांग के घर की ओर जाते हुए देखा है और दो बंदे वांग के घर के पास ही आपस में फाइट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि येंग अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से हरा देती है और मो भी वांग के घर पर पहुंच जाता है। मो वांग को बंदूक दिखाकर पूछता है कि येंग कहाँ है, पर वांग मो से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सेक्रेटरी के पास एक फोन आता है और सेक्रेटरी मो को बताता है कि येंग ऑलरेडी घर पहुंच गई है। फिर मो जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि येंग अपना सामान पैक कर रही है। मो येंग से माफी मांगने लगता है पर येंग उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। मो उसे रोकता है और कहता है कि येंग चाहे तो मो को मार सकती है, पर वो ये नहीं चाहता कि वो वहाँ से चली जाए। मगर फिर भी येंग वहाँ से जाने लगती है, पर मो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में मो के हाथ में कट लग जाती है। फिर येंग मो को बिठाती है और उसके हाथों पर पट्टी लगाने लगती है। फिर मो येंग को हक करता है और कहता है कि वो येंग के बिना नहीं जी सकता। वेंग भी मो की ये बात सुन के इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और येंग भी जाने की जिद छोड़ देती है। फिर आगे येंग स्कूल में जा रही थी, पर मो ने येंग के उसी फाइटर दोस्त को उसका बॉडीगार्ड बना दिया था और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि एकदम कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं। येंग उससे पूछती है कि क्या उन्हें जिनजान ने भेजा है, और वो हाँ कहते हैं और येंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर येंग का दोस्त उन्हें पीट देता है। फिर येंग भी एक गार्ड को मारती है और येंग का दोस्त उसका मूव देखकर उसे पहचान लेता है। फिर वे अंदर चले जाते हैं जहाँ म्यूजिक कंपटीशन हो रहा था और जिनजान स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, पर येंग जिनजान को सुनने के बजाय हेडफोन का यूज करती है। पर फिर जिनजान येंग की बेइज्जती करने के लिए उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। फिर येंग को भी वहाँ जाना पड़ता है, पर येंग कुछ अलग ही स्टाइल से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ती है, जिसे देखकर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। पर एक पाई जो वहाँ का जज था वो कहता है कि येंग का ये स्टाइल बिल्कुल उसके टीचर जैसा है, जो कि काफी पहले मर चुका है। फिर जैसे ही येंग स्टार्ट करती है तो सारे लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, पर फिर येंग इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सभी लोग जो उसकी बुराई कर रहे थे वे उसकी तारीफें करने लगते हैं। फिर येंग के परफॉर्म करने के बाद कोई एकदम से येंग को चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर मो बीच में आ जाता है और येंग को चाकू से बचाने लगता है। इसमें वो चाकू मो को ही लग जाता है। फिर मो को हॉस्पिटल लेकर जाता है और येंग की क्लासमेट को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ के सबसे रिचेस्ट इंसान ने येंग की जान क्यों बचाई। फिर येंग के स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आता है और येंग और मो से माफी मांगता है कि ये सब स्कूल की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और वे इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। फिर मो का सेक्रेटरी प्रिंसिपल को वहाँ से भेज देता है। फिर वहाँ सिर्फ मो और येंग अकेले होते हैं। येंग मो को डांटते हुए कहती है कि उसे इस तरह से चाकू के बीच में नहीं आना चाहिए था, पर मो कहता है कि वो येंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे सुन के येंग बहुत खुश हो जाती है। फिर येंग वहाँ से वापस स्कूल में आ जाती है और कंपटीशन का विनर अनाउंस होने ही वाला था, पर तभी पे को विनर अनाउंस करने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। पे बताता है कि वो विनर के साथ साथ एक सॉन्ग बनाएगा। सभी को लगता है कि जिनजान ही विनर होगी, तो जिनजान भी येंग को सुनाकर स्टेज की ओर चली जाती है, पर पे उसे कहता है कि वो विनर नहीं है। फिर पे बताता है कि इस कंपटीशन का विनर येंग है और वो येंग को अपने साथ सॉन्ग बनाने के लिए ऑफर करता है, पर येंग मना कर देती है।
तभी मो प्रिंसिपल के साथ वहाँ आता है और फिर प्रिंसिपल जिनजान को स्कूल से निकाल देते हैं। जिनजान येंग से माफी मांगने लगती है, पर येंग जिनजान को माफ नहीं करती और फिर येंग मो के साथ घर पर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद मो येंग के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर येंग उसे हटाकर नहाने के लिए चली जाती है, पर वो अपने कपड़े ले जाना भूल जाती है। तो फिर वो मो को उसे कपड़े देने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही वो कपड़े लेने वाली थी, उसका पैर फिसल जाता है और वो मो के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, पर मो यहाँ येंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल देखता है, तो वो येंग के साथ कुछ नहीं करता और उसे कपड़े दे देता है। फिर वो बड़े प्यार से येंग की हेयर को भी ड्राई करता है और फिर वो उसे सुला देता है। अगले दिन मो येंग के फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि वो उसे एक नंबर 1 किलर का कांटेक्ट दे, क्योंकि वो तो येंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर येंग कहता है कि नंबर 1 किलर इस टर्म के लिए परफेक्ट नहीं है, पर मो कहता है कि वो खुद ये देख लेगा। मो को पता नहीं है कि वो नंबर 1 किलर और कोई नहीं बल्कि येंग ही है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो इतना सब कर रहा है। फिर येंग को उसके नंबर 1 किलर के रूप में उसका फ्रेंड बताता है कि मो उसे उसकी वाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हायर करना चाहता है और मिस्टर मो इसके बारे में उन्हें 1 मिलियन दे रहे हैं। पर येंग कहती है कि मो को मना कर दो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मो का सेक्रेटरी मो को बताता है कि नंबर 1 किलर ने उसके 1 मिलियन के ऑफर को मना कर दिया है, तो मो उसे 3 मिलियन देने के लिए कहता है, पर येंग फिर से मना करवा देती है, जिसे सुन के मो को अजीब लगता है। येंग भी मो की ये बातें सुन लेती है और वो सोचती है कि अगर उसे अपनी नंबर 1 किलर वाली पहचान मो से छुपानी है तो उसे मो के क्लोज ही रहना पड़ेगा। फिर मो और येंग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां होटल में कपल के लिए एक गेम हो रहा था और मो और येंग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर येंग मो 2 और कपल के साथ गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहां उन्हें अपने पार्टनर के पेज पर लिखी हुई चीज को गेस करनी थी, वो भी बिना देखे, और मो हर बार सही गेस करता है। और इतना ही नहीं, मो लगातार 20 टाइम्स सही गेस करके पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है, जिसे देख के येंग बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों गेम खेल ही रहे थे कि हम देखते हैं कि पे किसी को अपने साथ लेकर आया है और पे उसे बताता है कि पे को लगता है कि येंग ही उसके मास्टर की खोई हुई बेटी है। फिर गेम खेलने के बाद येंग और मो खाना खाने के लिए वापस आ जाते हैं, जहाँ फिर पे मिस्टर मो को सताते हैं और फिर पे येंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर येंग देखती है कि मो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए वो पे को मना कर देती है। फिर खाना खाकर येंग और मो वहाँ से जाने लगते हैं और येंग मो को टीज करने लगती है कि वो जेलस हो रहा था। फिर मो येंग को उठा लेता है और फिर वो उसे घर ले आता है। फिर मो येंग को सोने के लिए बोलता है और कहता है कि उसे आज काम है तो वो लेट घर आएगा। फिर मो वहाँ से चला जाता है। मो के जाने के बाद येंग अपने नंबर 1 किलर वाले गेटअप में आ जाती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स जियाओ से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये सारा प्लान मो का है, ताकि वो नंबर 1 किलर को पकड़ सके और उसको येंग का बॉडीगार्ड बना सके। येंग ये बात समझ जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मो का सेक्रेटरी उसे रास्ते में रोक लेता है। फिर भी येंग उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। वो एक लिफ्ट में घुस जाती है, जहाँ मो का सेक्रेटरी उसका सीढ़ियों से पीछा करता है। येंग समझ जाती है कि वे लोग उसे घेर रहे हैं, तो जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो सेक्रेटरी को मारकर भागने लगती है, पर तभी मो वहाँ आ जाता है और उसे अपनी गन से मारता है, जिससे कि वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर मो येंग को कार में बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है। येंग मो को गुस्सा दिलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मो ने येंग के हाथ बांध दिए थे, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाती है। फिर वो येंग को घर ले आता है और उसे उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है।
फिर सेक्रेटरी येंग को गेस्ट रूम में लेकर जाता है और वहाँ छोड़कर सेक्रेटरी जैसे ही वहाँ से जाता है, येंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। फिर वो नहाने की एक्टिंग करती है ताकि उन्हें उस पर शक ना हो। फिर मो और येंग बात कर ही रहे थे कि तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और मो को बताता है कि वो भाग गई है। मो उसे ढूंढने जाने की कोशिश करता है पर येंग उसे रोक लेती है और फिर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। मो येंग के क्लोज आता है और वो येंग के चेस्ट पर उसी चोट का निशान देखता है जो उसने नंबर 1 किलर को मारी थी। तो वो इससे कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। येंग को समझ नहीं आता कि मो एकदम से क्यों चला गया। फिर अगले दिन येंग स्कूल जा रही थी कि तभी मो आता है और येंग को पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि येंग ने मो से सच क्यों छुपाया, जिस पे येंग कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है कि वो जानता है कि येंग ही नंबर 1 किलर है, जिसे सुन के येंग शॉक हो जाती है। फिर येंग मो से पूछती है कि वो डर गई थी क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद मो उससे डरने लगेगा, इसीलिए उसने मो को सच्चाई नहीं बताई। फिर येंग रोने लगती है और मो से पूछती है कि क्या अब वो येंग को डिवोर्स दे देगा, जिस पर वो उसे मना करता है और कहता है कि वो येंग से प्यार करता है, चाहे फिर वो कैसी भी हो। फिर मो येंग को चोट वाली जगह पर दवाई लगाने लगता है। फिर मो येंग को ऑस्टिन में चलने के लिए बोलता है। ऑस्टिन में हम देखते हैं कि येंग के स्टेप मॉम और डैड भी वहाँ आए हुए थे, जहाँ मिस्टर लिू अपनी वाइफ से बोलते हैं कि उन्हें यहाँ सबसे अच्छे से बात करनी है कि कोई उनकी मदद कर दे। फिर वो अपनी वाइफ को येंग का नेकलेस पहनाने लगते हैं जो कि येंग को उसकी रियल मॉम ने दिया था। और फिर जैसे ही ऑस्टिन में कोई उस नेकलेस को देखता है तो वो कहता है कि ये नेकलेस तो यू फैमिली की हेड का है, ये उनके पास कैसे आया। येंग की मॉम को ये अच्छा चांस लगता है तो फिर वो इस नेकलेस को येंग का नाम बताकर इसे जिनजान का बता देती है। फिर वो आदमी उन्हें जिनजान को वहाँ बुलाने के लिए कहता है पर येंग के मॉम डैड बताते हैं कि उसे तो किसी ने जेल में डाल दिया है। तो फिर वो आदमी जल्दी से जिनजान को जेल से बाहर निकलवाता है और फिर ये अनाउंस करता है कि जिनजान यू फैमिली की खोई हुई बेटी है जो कि अब मिल चुकी है, तो अब उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पर तभी येंग वहाँ आ जाती है और जिनजान से पूछती है कि उसने येंग की मॉम का नेकलेस क्यों पहना है। पर जिनजान कहती है कि येंग झूठ बोल रही है, ये जिनजान की मॉम का नेकलेस है। फिर येंग अपने डैड पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने उस नेकलेस को बेच दिया है, जिस पे उसके डैड येंग को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो येंग उन्हें छोड़कर चली गई और फिर उसने जिनजान को जेल में भेज दिया और अब वो चाहती है कि ये सब भी येंग को मिल जाए। फिर येंग कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है, पर इसे सिर्फ उसकी मॉम का नेकलेस चाहिए। पर फिर वो जिनजान से उसे लेने की कोशिश करती है तो जिनजान कहती है कि येंग बचपन से ही उससे उसकी चीजें लेती आई है और अब येंग जिनजान की मॉम का नेकलेस भी उससे छीनना चाहती है। ऑक्सन का मैनेजर बोलता है कि येंग को बाहर निकाल दिया जाए। तभी वहाँ पर मो आ जाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी येंग को हाथ लगाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर मो जिनजान को येंग का नेकलेस वापस करने के लिए कहता है, पर ऑक्सन का मैनेजर कहता है कि मो बेशक से सबसे रिच है पर फिर भी वो यू फैमिली की बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकता। पर मो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और जिनजान से कहता है कि वो उसे आखिरी बार बोल रहा है। ऑक्सन का मैनेजर गुस्सा हो जाता है और फिर वो यू फैमिली के बेटे को वहाँ पे बुला लेता है। जैसे ही मिस्टर यू वहाँ पर आते हैं वो येंग को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑक्सन का मैनेजर येंग की ही बात कर रहा है। पर फिर ऑक्सन का मैनेजर बताता है कि वो जिनजान की बात कर रहा है। इतने में येंग मो को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। मो येंग से पूछता है कि क्या येंग को उसका नेकलेस वापस नहीं चाहिए, तो येंग कहती है कि वो फालतू के झगड़े में नहीं फंसना चाहती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
और दूसरी तरफ जिनजन मिस्टर यू को नेकलेस दिखाती है और कहती है कि वो यू फैमिली की बेटी है। पर जैसे ही मिस्टर यू नेकलेस को करीब से देखते हैं, वो देखते हैं कि उस पे यिंग का नाम लिखा हुआ है। जब वे जिनजान और उसकी फैमिली से पूछते हैं तो वो बहाना बनाते हैं कि उन्होंने जिनजान का नेम चेंज किया था, पर वे उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें पता चल जाएगा कि जिनजान यू फैमिली की बेटी है। तो फिर मिस्टर यू जिनजान और उसके मदर और फादर को बांधकर एक जगह ले जाते हैं जहां वे उनसे पूछते हैं कि ये नेकलेस असली में किसका है। तो जिनजान बताती है कि ये नेकलेस मू की वाइफ का है। फिर मिस्टर यू वहां से मू के घर की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मू और यिंग को देखते हैं जहां वे साथ में बैठे हुए थे और यिंग फोन में देखकर हंस रही थी। तो मू उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। तो यिंग बताती है कि वो ग्रैंडफादर के डॉक्टर से बात कर रही है। फिर यिंग मू को टीज करते हुए कहती है कि क्या मू को अब एक ओल्ड मैन से भी जलन हो रही है। फिर मू यिंग को किस करने की कोशिश करता है, पर तभी मू का सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है और मू को बताता है कि मिस्टर यू उनसे मिलना चाहते हैं। पर मू सेक्रेटरी को मिस्टर यू को वहाँ से भेजने के लिए कहता है। फिर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर यू बोल रहे हैं कि वो यहाँ अपनी फैमिली की बेटी से मिलने आए हैं। तो यिंग सेक्रेटरी को यू को अंदर बुलाने के लिए कहता है। फिर मिस्टर यू यिंग और मू से कहते हैं कि उन्हें यिंग से मिलना है। तो यिंग अपना नाम मिस्टर यू को बताती है, जिससे वो समझ जाता है कि यिंग ही यू फैमिली की बेटी है। फिर वे बताते हैं कि यिंग की मॉम उसकी फैमिली में बहुत महान थी, पर फिर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यिंग उसकी फैमिली से अलग हो गई। पर अब वो यिंग को हमेशा अपनी फैमिली के पास ही रखेंगे। फिर भी कंफ्यूजन के लिए यिंग डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जाती है, जहां डॉक्टर भी यही बताते हैं कि यिंग ही यू फैमिली की बेटी है। फिर मिस्टर यू बताते हैं कि उसके 4 और अंकल उसका घर पर वेट कर रहे हैं। तब एक डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लियू यिंग के असली पिता नहीं है। फिर मिस्टर यू यिंग के नकली डैड को पकड़कर लाते हैं और उनसे सच्चाई पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि उन्हें यिंग की मॉम काफी घायल मिली थी, जहां फिर उन्होंने यिंग और उसका कीमती सामान छीन लिया था, जिसे सुन के मिस्टर यू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वो लियू फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में मिस्टर यू यिंग से पूछते हैं कि यिंग और मू के बीच में काफी एज का गैप है, तो उन दोनों की शादी कैसे हो गई। तो यिंग बताती है कि उसके नकली डैड ने उसे वांग को बेच दिया था, जहां फिर मो ने ही यिंग को बचाया था और फिर यिंग मो से ही प्यार करने लगी। फिर मिस्टर यू यिंग को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि मो और उसके बीच में काफी ज्यादा एज गैप है, तो यिंग को मो को छोड़ देना चाहिए और किसी अपने उम्र के बंदे से शादी करनी चाहिए। तभी वहाँ मो भी आ जाता है और यिंग और यू की ये बातें सुनने लगता है। यिंग यू से बोलती है कि उसे एज गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मो से ही प्यार करती है और वो हमेशा मो के ही साथ रहेगी। ये सुन के मो भी बहुत खुश हो जाता है। फिर यिंग वहाँ मो को देख लेती है और वो उससे टीज करने लगती है, जिससे ये यिंग से कहता है कि यिंग को उसके साथ अब्रॉड चलना पड़ेगा ताकि वे उसके बाकी के फैमिली मेंबर से मिल पाए। पर तभी वहाँ पर मिस मो और ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं कि वे यिंग को कहीं नहीं जाने देंगे और मो भी यिंग को बोलता है कि क्या यिंग मो को अकेले छोड़कर चली जाएगी। यिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो फिर मो कहता है कि अगर यिंग अब्रॉड जाएगी तो फिर वो भी उसके साथ चलेगा और मिस मो और ग्रैंडफादर भी साथ चलेंगे। फिर मो का सेक्रेटरी मो को रिंग देता है और फिर मो यिंग को प्रपोज करता है और कहता है कि बेशक से उनकी शादी हो गई है, पर अभी तक उसने यिंग को प्रपोज नहीं किया। यिंग भी मो को हाँ कह देती है। फिर वो सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ यू बोलता है कि यिंग और मो की शादी अभी तक पब्लिकली नहीं हुई है, इसीलिए उन्हें अब्रॉड जाने से पहले पब्लिकली शादी करनी पड़ेगी। फिर हम यिंग और मो की शादी देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।